क्या आपको पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन स्मरण है? फिल्म के प्रथम भाग में नायिका यानी एलिजाबेथ को उपहार में एक विशेष वस्त्र पहनने को दिया जाता है जिसका नाम होता है कॉर्सेट। उस वस्त्र हेतु उसके पिता गवर्नर स्वान कहते हैं यह लंदन में लेटेस्ट फैशन है, परंतु उसे पहनते ही एलिजाबेथ का दम घुटने लगता है और अपने मंगेतर के समक्ष बात करने से पूर्व ही वह बेसुध होकर समुद्र में गिर जाती है। अब आप सोच रहे हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सच सबको नहीं पचता। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि केरल में कैसे अंग्रेजों ने महिलाओं के ऊपर पितृसत्ता थोपी थी। कसम से। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो अब हम आरंभ करते हैं। आज जो पाश्चात्य संस्कृति हमें आधुनिकता का पाठ पढ़ाती है और पितृसत्ता पे हमें लंबे चौड़े लेक्चर देती है, ये वही रूढ़िवादी पाश्चात्य जगत है जो कभी संदेह मात्र होने पर अपनी महिलाओं को डायन यानी विच बताकर मृत्यु दंड दे देते थे और उन्हें ऐसी यातनाएं देते थे कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि वास्तव में मानव ही थे या कुछ और। हम आपको परिचित कराएंगे कि कैसे यूरोपीय, विशेषकर ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने अपनी कुत्सित पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की केरल पर थोपी और शनै शनै कैसे यह संपूर्ण भारत का हिस्सा बन गया। इस कथा की उत्पत्ति उस समय से होती है जब प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा अपने भांजों हेतु वधू को ढूंढ रहे थे। अब राजा रवि वर्मा के दो भांजे थे जिनमें से एक ठीक वैसे ही दिखते थे जैसा राजा रवि वर्मा के प्रसिद्ध चित्र में बने श्री राम को देखा था। धर्मशास्त्र के प्रकांड पंडित, नीति शास्त्र में निपुण इस व्यक्ति का नाम था राजा राज वर्मा और इनके अनुज थे राजा राम वर्मा, जो नीति और धर्मशास्त्र में निपुण तो अवश्य थे, परंतु रूप में इनका और राजा राज वर्मा का दूर दूर तक कोई मुकाबला ना था। ये भी ठीक है। अब जब त्रावणकोर की कुंवरी के समक्ष अपना वर चुनने को कहा गया तो सोचिए उनका विकल्प क्या रहा होगा। आपके अनुसार तो राजा राज वर्मा ही होगा ना। रूपवान भी है, गुणवान भी है, परंतु हुआ ठीक उल्टा। राजा राज वर्मा का रूपवान होना ही उनके लिए अभिशाप समान हो गया और उनके स्थान पर राजा राम वर्मा को वर के रूप में चुना गया। अब प्रभु की लीला ही थी, वही जाने कि यह कैसे संभव था। यहां पर पितृसत्तात्मक के ठीक उलट मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी, क्योंकि पुरुष अधिकतम युद्ध में व्यस्त रहते थे, इसीलिए सत्ता एवं प्रशासन का अधिकार अधिकतम रानी के पास रहता था और स्त्री का कद इस राज्य में पुरुष के समान और कई परिस्थितियों में तो पुरुष से अधिक होता था। DW के एक विश्लेषणात्मक लेख के अंश अनुसार यह बात नायर समुदाय और नंबूदरी ब्राह्मणों में अधिक देखी जाती थी। भारत के अन्य भागों की भांति यहां कोई विधवा प्रथा नहीं थी और न ही उन पर पति के परिवार के साथ रहने का कोई दबाव था। वह जिनके साथ रहना चाहे, जैसे रहना चाहे, रह सकती थी। उनके वस्त्रों, उनके जीवन शैली पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता था। अकल्पनीय, अविश्वसनीय। क्या आज के भारत में ऐसा कोई सोच भी सकता है? परंतु केरल में, विशेषकर त्रावणकोर वंश में यही रीति चलती थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केरल में केवल महिलाओं को अपने अनुसार संबंध रखने की ही नहीं, अपितु संबंध चलाने और अपने अनुसार जीवन जीने की संपूर्ण स्वतंत्रता थी। तिरुवनंतपुरम के श्री नारायण कॉलेज में समाजशास्त्र की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर लेखा NB के अनुसार, चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती थी, इसलिए उनका महत्व परिवार में अधिक होता था। महिलाएं यदि चाहें तो स्वयं के घर में विवाहोत्तर निवास भी कर सकती थी और विवाह के पश्चात वर को महिला के घर वास करने का निर्णय भी करना पड़ता था। क्या आज के कथित नारीवादी या फेमिनिस्ट ऐसी कल्पना भी कर सकते हैं? कदापि नहीं। नायर समुदाय की महिलाओं में जातिवाद या रूढ़िवाद जैसी कोई भावना ही नहीं होती थी। वे भूमि स्वामिनी भी थी, उनका अपना महत्व भी था और वे कभी भी किसी पुरुष पर निर्भर नहीं रहती थी। कई लोगों को इस बात पर आश्चर्य होगा,
परंतु जिसे आज आधुनिक भाषा में लिव इन कहा जाता है, उससे कई युगों पूर्व केरला में महिलाएं संबंधनम में रहती थी। अब संबंधनम का अर्थ क्या है? संबंधनम अर्थात महिलाएं एक से अधिक पुरुषों से संबंध रख सकती थी और उन्हें वैवाहिक प्रणाली में रहने को बाध्य भी नहीं होना पड़ता था। यह सुनने में आपको तनिक अजीब लग सकता है, परंतु यह भी भारत का एक रूप था। इस बारे में मनु एस पिल्लई ने अपनी पुस्तक द आइवरी थ्रोन में विस्तार से चर्चा भी की है। क्या बात है? तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने बहुमुखी प्रगतिशील समाज को हटा दिया गया? ऐसा क्या हुआ जिसके कारण केरल, जो विश्व गुरु भारत का प्रतीक चिन्ह था, आज रूढ़िवाद और धर्मांधता का अनंत सागर बन चुका है? इसका कारण स्पष्ट है, यूरोपीय साम्राज्यवाद। केरल पर अनेक प्रकार के आक्रमण हुए, जिनमें अरबी, तुर्की, यहां तक कि अफगानी तक सम्मिलित थे। परंतु जो घात यूरोपीय साम्राज्यवादियों, विशेषकर ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने केरल को पहुंचाया, वैसा घात शायद ही किसी अन्य सभ्यता ने पहुंचाया होगा। जैसे कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में दिखाया गया कि अंग्रेजी महिलाओं के परिधान एवं सभ्यता दम घोटू होते थे, वे बस नाम मात्र के प्रगतिशील थे। वास्तव में कट्टरपंथियों को छोड़ दिया जाए तो उनसे अधिक रूढ़िवादी तो शायद ही कोई संसार में रहा होगा। मनु एस पिल्लई के विश्लेषण अनुसार त्रावणकोर वंश के राजा महाराज तक एक प्रणाली के अनुसार विवाह करते थे। प्रांत में लैंगिकता मानो उत्सव समान था और शुद्धता इतनी भी महत्वपूर्ण नहीं थी, परंतु अंग्रेजों को यह स्वीकार्य नहीं था। जो भी नायर अंग्रेजी संस्थाओं में पढ़ने जाते थे, उन्हें अपने विचारों, अपने पीढ़ियों और अपने सामाजिक संस्थाओं के लिए अंग्रेजों के ताने और उल्हाने सुनने पड़ते थे। उन्हें तरह तरह के अपशब्द सुनाए जाते थे। धीरे धीरे अंग्रेजों का प्रभुत्व और 1925 तक आते आते इस प्रणाली का विनाश सुनिश्चित हो गया था। यह वही समय था जब मालाबार में मोपला क्रांति के नाम पर कट्टरपंथियों ने उपद्रव मचाया था और हजारों निर्दोष हिंदुओं की बलि भी चढ़ी थी। आज जो केरल पितृसत्ता का प्रतीक बना हुआ है, आज जिस केरल में कट्टरपंथ सर चढ़कर बोल रहा है, उसके पीछे केवल और केवल एक ही कारण है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद। और इसके लिए यदि वे नाक रगड़ के भी क्षमा मांगे तो भी वे क्षमा योग्य नहीं है।